सारी पार्टियों को पिछड़े दलितों को इस बार मौका देना पड़ा, जनरल सीटों पे भी देना पड़ा, क्योंकि आंदोलन तेज हो रहा है। अब हम पिछलग्गू बनने के लिए नहीं। इंडिया गठबंधन के लोग थे जो नहीं चाहते थे कि आप संसद जाएं। उनके चाहने ना चाहने सब कुछ नहीं होता ना, जनता भी बहुत कुछ चाहती है। हमें क्यों उससे बाहर रखा गया? अगर हम सब लोग वहाँ होते, हम जिम्मेदारी से हमें मौके मिलते, तो मैं लिख के देता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं होती, आज इसी अलायंस की सरकार होती। एनडीए भी बहुमत में नहीं आता। नहीं आता ही नहीं, किसी कीमत पे नहीं आता। और आने वाले समय में अगर यही गठजोड़ दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों, किसानों, मजदूरों का अगर बन जाएगा, तो आप देखो कि देश की सत्ता से भाजपा हट जाएगी। लेकिन ये कौन बनाएगा? इसको बनाने की जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पे ली। कि अभी तो चंद्रशेखर पार्लियामेंट आया, देश के प्रधानमंत्री संविधान को नमन करते दिखे नहीं दिखे आपको? क्या आपसे पहले नमन किया पिछले 10 साल में? संविधान ना होता तो कौन घुसने देता दलित पिछड़ों को? कि सड़क पर जब भी किसी की तकलीफ हो चंद्रशेखर आजाद को याद करता है। ये सिलसिला नहीं टूटेगा। नहीं संसद टूटेगा नहीं, मतलब ही नहीं बनता है। आज अगर कहीं जुल्म होगा तो आज ही जाके लड़ूंगा। जातिगत जनगणना हो, आर्थिक आंकड़े जारी हो, ये पता लगे किसी कितनी संख्या, कितने रिसोर्स हैं, और देश के रिसोर्स का सही तरह से बंटवारा हो। भारत की राजनीति तेजी से बदल रही है और क्या 90 का दौर आ रहा है जब सड़क के लोग अब संसद जा रहे हैं। मेरे साथ चंद्रशेखर आज़ाद हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। क्या बताऊं, आप सब जानते हैं, पिछले 10 साल से नेशनल दस्तक जब से शुरू किया है तब से जानता हूं। हर मोर्चे पर दिखाए जहां दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, गरीबों पर न्याय हो, अन्याय हो, उनके साथ सड़क पर खड़े रहते हैं। मेरा हमेशा से सवाल रहा कि क्या आप हमेशा सड़क पर ही दिखेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद को नगीना की जनता ने संसद भेजा है। संसद की क्या प्राथमिकताएं होंगी और क्या चंद्रशेखर आज़ाद अभी भी संसद सड़क पर रहेंगे, इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। उम्मीद तो थी आपको कि आप चुनाव जीतेंगे, लेकिन जिस तरह से ब्रेकर पैदा किया गया, क्या लगता है कि आज जो बीजेपी की सरकार बनी है वो इंडिया गठबंधन के घमंड की वजह से, आप जैसे लोगों को संसद नहीं आने देना चाहते थे, इसका नतीजा है? देखिए शंभू भाई, 50 में संविधान आया, धीरे धीरे लोग पढ़ना शुरू हुए। जो लोग पढ़े फिर उन्होंने लिखना शुरू किया। तब तक तो हम वही पढ़ रहे थे जो लिखा हुआ था, फिर उन्होंने लिखना शुरू किया। और अब 50 साल के बाद लोगों ने अपने लोगों का लिखा हुआ पढ़ना शुरू किया, तो बदलाव हो रहे हैं। वो नेता के भाषण को और उसके भाषण के पीछे को सच को समाज समझने लगा है। सारी पार्टियों को पिछड़े दलितों को इस बार मौका देना पड़ा, जनरल सीटों पे भी देना पड़ा, क्योंकि आंदोलन तेज हो रहा है। अब हम पिछलग्गू बनने के लिए नहीं, ना ही किसी का झंडा उठाने के लिए। जहाँ हिस्सेदारी मिलेगी, जहाँ समाज का सम्मान होगा, जहाँ से अवसर मिलेंगे, जहाँ पॉलिसियाँ बनेंगी, जहाँ से गूंगे बहरे लोगों की जगह अच्छे लोगों को मौका मिलेगा, वही लोग ध्यान दे रहे हैं। उनको घमंड हो सकता है, लेकिन ये घमंड, अहंकार किसी का भी ज़्यादा दिन रहता नहीं है। हमने भरसक प्रयास किया कि पार्लियामेंट में दलित पिछड़ों की मजबूत आवाज़ें पहुँचे। उसके लिए हमने उनकी हर तरह से मदद की, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। उसका फ़ायदा उत्तर प्रदेश में हुआ भी। आप भी ये जानते हो कि 2022 में भी बहुत कुछ ज़्यादा जो है अलायंस के लोग नहीं कर पाए थे, और इस बार भी वो भाषण तो अच्छे दे रहे थे, मगर ज़मीन पे उस तरह की चीज़ें नहीं दिख रही थी। क्योंकि मेरा चुनाव फर्स्ट फेज़ में था, तो मैंने फर्स्ट फेज़ के बाद वही किया जो मुझे करना था, और उसका परिणाम ये हुआ कि भाजपा 40 सीट यूपी में पार नहीं हो पाई। मेरा सवाल वही है कि विधानसभा में उन्होंने नुकसान हुआ उनको। इस बार आप लगातार संघर्षरत थे और पूरा देश आपको देख रहा था। आपका चंद्रशेखर का मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, एमपी सब था। आपकी एक व्यक्तिगत सीट के लिए भी ब्रेकर पैदा किया गया कि चंद्रशेखर संसद न पहुंचे, और ये करने वाले बीजेपी तो खैर उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं की जा सकती है। इंडिया गठबंधन के लोग थे जो नहीं चाहते थे कि आप संसद जाएं। उनके चाहने ना चाहने सब कुछ नहीं होता ना, जनता भी बहुत कुछ चाहती है। लोकतंत्र में नेता वोट नहीं करते, जनता वोट करती है, और नेता की वोट की वैल्यू और जनता की वोट की वैल्यू बराबर होती है। वन वोट वन वैल्यू। जनता आपको ने मुझे वोट दिया, उन्होंने जिस भी नीयत से या जो भी उनके सामने परिस्थिति रही, उन्होंने जो भी किया, मुझे उन पर कोई गुस्सा नहीं है। उन्होंने अपना काम किया, अपने निजी हितों, अपनी पार्टी के हित को देखते हुए। मैंने अपना काम किया, देश हित, संविधान हित को देखते आपको हुए। क्या लगता है आज जो बीजेपी की सरकार बन रही है, आज जो बीजेपी एनडीए बहुमत में आ गया, अगर आप गठबंधन में होते तो स्थिति बदली हुई होती? तमाम लोगों को दरकिनार किया जा रहा है ना। मौर्य जी को दरकिनार किया गया जो लगातार लड़ रहे थे, जबकि इंडिया सपा के जो भी लोग जीत के आए हैं वो सब वो लोग हैं जो बहुजन मिशन से निकले हैं। बाबू सिंह कुशवाहा जीते हैं, अभिषेक साहब एटा से जीते हैं, लालजी वर्मा जीते हैं,
सारे पिछले चुनाव जीत के आए हैं, और वो लोग जो मिशन से निकले हैं, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, बहुजन मिशन के लोग हैं, तो एक बड़ी चूक तो हुई है ना इंडिया गठबंधन से कि आप जैसे लोगों ये को चूक गठबंधन में नहीं लिया गया और बीजेपी आ गई। तो संविधान बचाने चले थे और संविधान के लिए लड़ने वाले लोगों को ये चूक है या सोची समझी साजिश, इसका फैसला उनको करना है। लेकिन जनता ने अपना फैसला कर दिया कि अगर कोई भी उनके लिए ईमानदार से लड़ेगा तो उसको अवसर देंगे। मेरे आगे बढ़ने से देश में काम करने वाले हजारों एक्टिविस्टों को बल मिलेगा। जो सड़कों पर लड़ रहे थे उनकी हिम्मत बढ़ेगी, और जनता को में भी ये संदेश पैदा होगा कि अगर हमने एक अच्छे आदमी को मौका दिया तो इतना बदलाव हो रहा है। अगर उसकी संख्या बढ़ेगी तो बहुत सारे बदलाव होंगे। नहीं, राजनीति तो आपने बदल ही दिया है। ये तो अब जो लोग टिकट ही बांट रहे हैं ऐसे लोगों को जो सड़कों पर संघर्ष कर रहा हो, राजनीति आपने बदल दिया। आपने अभी कहा कि तिकरी आ रही है, पप्पू यादव को भी इसी तरह से आरजेडी ने, यहाँ तक तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी को दे दीजिए, पप्पू यादव को मत दीजिए। पप्पू यादव जीत के आए, आपके करीबी पार्टनर, पॉलिटिकल पार्टनर बेनीवाल साहब राजस्थान से जीत के आ रहे हैं, आप जीत के आए हैं, और ऐसे दर्जनों लोग जीत के आए हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद को वो अपना नेता मानते हैं। आप एमपी भले जीत के आए हो, लेकिन समाज आपको नेता मानता है। आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप, सोशल लीडरशिप की सड़क पर जब भी किसी की तकलीफ हो, चंद्रशेखर आज़ाद को याद करता है। ये सिलसिला नहीं टूटेगा। नहीं संसद टूटेगा नहीं, मतलब ही नहीं बनता है। आज अगर कहीं जुल्म होगा तो आज ही जाके लड़ूंगा। मैं इसलिए थोड़ा ही हूँ कि भाई बेसिक हुआ क्या है ना, मुझे एक पद मिला है जिसके जरिए मेरे अवसर बढ़े हैं। लेकिन मेरे तेवर थोड़ा ही बदले हैं। मेरे तेवर आज भी वही हैं, और मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, फूले साहू पेरियार का, उन महापुरुषों का जिन्होंने संविधान के लिए बलिदान दिया। संविधान आया और अवसर आए जिसकी वजह से आज मैं एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा पार्लियामेंट में आया। संविधान ना होता तो कौन घुसने देता दलित पिछड़ों को। आज जो हम जितनी बड़ी संख्या में तैयार करूंगा, जो अन्य अन्य पार्टियों दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको वैचारिक रूप से तैयार करूंगा बिठा बिठा के कि अपने लोगों के हितों के लिए बोलो, अपनी पार्टियों में बोलो। हमारी राजनीति समाज के लिए होनी चाहिए, ना कि अपने हितों के लिए। जब समाज का हित होगा तो मेरा हित स्वतः हो जाएगा। जब नए अवसर पैदा होंगे तो मेरे परिवार तक भी पहुंचेंगे। तो इसलिए मैं उनको तैयार करूंगा कि वो इस विचार को जिंदा रखें। जिस तरह से हमारे अपर कास्ट के लोग जो हैं वो अपने अलग अलग पार्टियों में रहते भी अपने मुद्दों पे एकजुट रहते हैं, ऐसे मैं इनको भी कोशिश करूंगा समझा के इनको एकजुट रखने की, कि ये भी अपने मुद्दों पे एकजुट रहें। पार्टी आप यूपी में गठबंधन में होते तो आज बीजेपी की सरकार नहीं बनती। बीजेपी सत्ता में नहीं होती। कितने सीट? क्योंकि आप ये देखो कि हम राजस्थान में बहुत सारी सीटें, हम तीसरे नंबर पर रहे, कई सीटों पर दूसरे नंबर पर, बहुत करीब करीब से हारे। ऐसे मध्य प्रदेश में था, बिहार में भी हमें बहुत अच्छे वोट मिले थे, और हम उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर लड़े शंभू भाई। एक मैं लड़ा, और एक आखिरी 5 दिन में फैसला हुआ कि डुमरियागंज लड़ेंगे। डुमरियागंज पे हमें 80,000 वोट मिले। अगर हम यहाँ लड़ते तो जितने लोग 1 लाख से कम से 1 लाख तक जीते हैं वो सब घर बैठ जाते। लेकिन उन्होंने गलती की, लेकिन मैंने गलती नहीं की। मैंने अपनी आपने प्रचार किया अंतिम समय तक, कहा कि मैं किया, मैंने सब कुछ किया, रोज मीडिया में बात की, गहलोत जी के बेटा को जाके समर्थन दिया, जबकि उन्होंने मुझे जेल भेजा। लेकिन मैंने फिर भी कोशिश किया कि वो जीत जाएं। अब मुझे नहीं पता उनका परिणाम क्या रहा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से अपने संगठन को आदेश दिया कि भाजपा को रोको, संविधान को बचाओ। यूपी में तो समाजवादी पार्टी चलिए प्रतिष्ठा बचा ले गई। बिहार में जो तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव के खिलाफ किया, क्या उसका नतीजा रहा कि खुद यादव ही नाराज हो गए? सिर्फ उसका ही नहीं, अहंकार घमंड किसी का नहीं रहता है। और उत्साहित नहीं होना चाहिए राजनीति में, बहुत उत्साहित नहीं होना चाहिए। बहुत संयम से जनता के जनमत का सम्मान करना चाहिए, और जन भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। आप देखो हमारे यहाँ 1% वोट बसपा को मिला, और जिन पार्टी 3 MLA उनको 10% वोट मिला, और हमें 52% वोट मिला। यानी कि अगर वो सारा वोट भी संगठित कराए तो भी नहीं वो हमें हरा सकते हैं। बीजेपी की सरकार के लिए किसको देखिए, इस बार नेता चुनाव नहीं लड़ रहा था, जनता लड़ रही थी। मेरी तो राहुल गांधी से बातचीत है आधे घंटे की। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को हम नहीं हरा सकते हैं। कई और नेताओं का मैं नाम नहीं ले सकता, उन्होंने सब ने कह दिया था कि हम बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। चुनाव दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक एकजुट होकर लड़ रहा था। पिछड़ा बीजेपी का साथ से अलग हुआ। ये सरकार बन नहीं, आज अगर नीतीश कुमार को जिस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया, इंडिया गठबंधन बनाने वाले को इन लोगों ने कमतर आंका, आज किंग मेकर हैं। क्या लगता है किन सवाल यही खड़ा हो गया है। आप एक ओपिनियन दीजिए कि किनकी गलती है कि आज बीजेपी आई, ताकि जनता अगली बार गलती ना करे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मध्य पंजाब में अलग अलग लड़ रही थी। अगर एकजुट होकर लड़ती 13 सीटें जीत जाती। जितनी सीटें वहाँ वो सारी जीत जाती। तो आप महसूस करो, आप बंगाल में आमने सामने लड़ रहे थे,
टीएमसी और कांग्रेस के लोग, मैं ये अलायंस किया था। और अगर इस तरह से लड़ना था तो हम जैसे लोगों को क्यों जो है उससे बाहर रखा गया? जब आप इस तरह से अलग अलग लड़ सकते हो तो हमें क्यों उससे बाहर रखा गया? अगर हम सब लोग वहाँ होते और हम जिम्मेदारी से हमें मौके मिलते, तो मैं लिख के देता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं होती, आज आज इसी अलायंस की सरकार होती। एनडीए भी बहुमत में नहीं आता। नहीं आता ही नहीं, किसी कीमत पे नहीं आता। और बहुत सारे लोग एनडीए के लोग छोड़ के इस अलायंस की तरफ भाग आते, क्योंकि वो भी बहुत सारे लोग वहाँ जो है वो जरूर उसमें है कि वो पावर में आ रहे हैं, इसलिए। चंद्रशेखर जी, मैं आपसे ये सब सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, देखिए आपकी जीत के चर्चे पूरी दुनिया में हैं। जी। सवाल आगे भविष्य की राजनीति का है कि देश का जो लोग संविधान के नाम पर चुनाव लड़े, पीडीए के नाम पर चुनाव लड़े, उन लोगों ने देश की एक मजबूत आवाज़ को इग्नोर किया। उनकी कोशिश थी कि ये शख्स संसद नहीं पहुंच पाए। कुदरत हमारे साथ थी और जनता का आशीर्वाद और महापुरुषों का विचार हमारे साथ था। उसके साथ साथ जो समीकरण उत्तर प्रदेश में नगीना में बने हैं, अगर ये समीकरण पूरे उत्तर प्रदेश में चले जाएं, जो कि हम जिसके लिए हम लगेंगे। उत्तर प्रदेश या पूरा देश? नहीं, अभी मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए आपको कुछ कह रहा हूँ। तो आप देखना उत्तर प्रदेश में भी यही हालात होंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 20-30% वोट पर रह जाएगी और हम 50% ज़्यादा वोट पर खड़े होंगे। और आने वाले समय में अगर यही गठजोड़ दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों, किसानों, मजदूरों का अगर बन जाएगा, तो आप देखो कि देश की सत्ता से भाजपा हट जाएगी। लेकिन ये कौन बनाएगा? इसको बनाने की जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पे ली। जिस दिन टाइम्स मैगजीन में मेरा नाम आया था तो यहाँ के मीडिया ने मेरा मजाक उड़ाया था। मैंने उस दिन तय कर लिया था कि ये जो जिम्मेदारी है, ये जो उम्मीद एक कायम हुई है, इसको इसको जिम्मेदारी के तौर पे इसको रिजल्ट में बदलना है। मेरे साथियों ने, भीम आर्मी के साथियों ने, आज़ाद समाज पार्टी के नेताओं ने बहुत मदद की और वहाँ की जनता ने, महान जनता ने बहुत मदद की है। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और वो रिजल्ट के रूप में बदला। अब मेरी जिम्मेदारी है कि नगीना के साथ साथ पूरे देश के कमज़ोरों, हक वंचित समाज के लोगों, उनके मुद्दों को प्रमुखता से उठाऊं और हर कीमत पे उनके लड़ूं। इस बात की मैं गारंटी देता हूं, आश्वस्त करता हूं, लड़ूंगा। कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के अधिकारों के लिए, मुसलमानों के लिए जो जुल्म हो रहा है धर्म के नाम, सब के लिए लड़ूंगा। किसी को निराश नहीं करूंगा, आवाज़ बन के खड़ा रहूंगा उनकी। क्या क्या लगता है कि अब चूंकि बीजेपी की सरकार बन गई है, फिर से वही दौर 5 साल आ गया है? ये मेरे हाथ में नहीं था। मैं वही कह रहा हूँ, जिनके हाथ गलती में था कहाँ हुई? उन्होंने, ये जिनके हाथ में, तो आप भी जानते हैं, जिनके हाथ में था उन्होंने उन्होंने क्यों नहीं इसको चाहा, ये तो वही जवाब दे सकते हैं। ये मेरे हाथ में नहीं था, मेरे हाथ में जो था मैंने वो किया। आप देखिए, आप एमपी बन के आए हैं, आपको 100 से ज़्यादा सांसद, जीते हुए सांसदों ने अब तक आपको बधाई दी है, बियॉन्ड द पार्टी लाइन। हर पार्टी के एमपी आपसे मिल रहे बिल्कुल सही हैं, बात। बधाई दे रहे हैं आपको। आपकी अगली रणनीति क्या होगी पूरे देश भर में? चंद्रशेखर आज़ाद की अगली बहुत रणनीति क्या बहुत होगी? जल्द जो है पीसी करके सब चीज़ों को डिस्क्लोज करेंगे। अब तो आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करना, आज़ाद समाज पार्टी के जरिए जो लड़ने वाले लोग हैं, स्ट्रीट फाइटर जो हमारे हैं, जो वैचारिक लोग हैं, उनको ताकत देनी है, उनको जनता के बीच ले जाना, विश्वास मांगना जनता से कि इनको मौका दो, ये लड़ेंगे। जो बिना किसी स्वार्थ के लाठी डंडे खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, जान की परवाह नहीं कर रहे, ऐसे नौजवानों को, ऐसे संघर्षशील लोगों को जो है पटल पे आके मौका मिले, इसके लिए अब संघर्ष करना है। उनको आज़ाद समाज पार्टी के जरिए उनको प्लेटफार्म देना है कि वो आगे बढ़े। पूरे देश में आप बहुत लोगों को नहीं जानते होंगे, क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं तो लगातार घूमते भी रहते हैं। बहुत लोग जो जो देख रहे थे, नज़र थी उनकी कि चंद्रशेखर आज़ाद जीतेंगे तो एक नया रास्ता खुलेगा, उनको हौसला मिल रहा है, हिम्मत मिल रहा है। पूरे देश में, दुनिया भर में खुशियाँ मनाई गई आपके जीत की। क्या क्या मैसेज देंगे उन लोगों को जो शोषित हैं, वंचित हैं, और खासकर हमारे बहुजन समाज के नेता सुरक्षित रहते हैं, मेन मार पड़ रहा है उनके नौकरी पेशा लोगों पर, मजदूरों पर, जातिवाद के शिकार हो रहे हैं, मजदूर भाइयों को, और खासकर जो दलित, पिछड़े, ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, किसान भाइयों को और वंचित वर्ग के हर शख्स को, साथ साथ ब्यूरोक्रेसी में जो दलित, पिछड़े कर्मचारी, आदिवासी कर्मचारी, उनको भी ये विश्वास दिलाता हूँ, उनके हकों के लिए हम लड़ेंगे। मैं बहुत जल्द प्रमोशन इन रिजर्वेशन SC ST OBC को मिले, उसके लिए भी संघर्ष करूंगा। उसके साथ साथ सिर्फ संघर्ष ही नहीं, पूरा प्रयास करूंगा कि वो रोस्टर पुनः लागू हो और जातिगत जनगणना हो, आर्थिक आंकड़े जारी हो, ये पता लगे किसी कितनी संख्या, कितने रिसोर्स हैं और देश के रिसोर्स का सही तरह से बंटवारा हो। साथ साथ जो पॉलिसी आती है उन पॉलिसी का लाभ पात्र लोगों को मिले और नए अवसर पैदा हों। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूल्य हैं उनको लोग समझे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को हमें एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनाना चाहिए। स्कूलों में, कॉलेजों में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना जाना चाहिए। लोगों को उनके अधिकार और उनके कर्तव्य पता लगने चाहिए और समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का
जिनको हम बेगमपुरा राज के तौर पर कहते हैं कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सब अन्न और छोटे बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न, ऐसा राज आना चाहिए। उसके लिए भी हम लोग संकल्पित हैं। उन सबको अब मैं चिंतन के लिए निकलूंगा पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में, अपने कर्मचारियों से बैठकें करूंगा, उनको कहूंगा कि वो अपना मनोबल ना गिराएं। एक आंदोलन कमज़ोर हुआ, दूसरा तैयार हो गया है, अब वो मदद करें और इस आंदोलन को ताकत दें, जिससे महापुरुषों का, बाबा साहब अम्बेडकर माननीय काशीराम साहब का सपना पूरा हो। इस देश में हक वंचित समाज का राज आए, लोगों को बुनियादी सुविधा मिले और गैर बराबरी पे लगाम लगे। चंद्रशेखर जी, इस बार विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, वो संविधान हाथ में लिए हुए थे। आरक्षण, जाति जनगणना उनका मुद्दा था, जिस पर आपकी राजनीति टिकी है, जिस पर आपने 10 साल से, आप जब से मैं देख रहा हूँ आप काम कर रहे हैं। अब यही प्राइमरी मुद्दा था विपक्ष का और इसी पर जनता वोट दे के आई। ठीक है। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक तीनों ने संविधान बचाने के लिए, जाति जनगणना, तो जिसकी लड़ाई आप सड़कों पर लड़ रहे थे उसका तो लोगों ने चुनाव में तो मुद्दा बनाया। क्या संसद में ये लोग जय भीम बोलेंगे? क्या जाति जनगणना की मांग? हम है ना, हम है एक अकेला सब पे भारी। हम, आप देखना, मैं इनको सबको मजबूर करूंगा, इनसे भी सवाल पूछूंगा कि आपने वोट मांगा इस नाम पे, तो इनकी आवाज़ कौन उठाएगा? जब कहीं जुल्म होगा तो मैं इनसे सवाल पूछूंगा। क्या ये लोग लगता है संसद में संविधान लेकर जाएंगे, रैलियों में लेकर? दोस्ती ना किसी से बैर। लेकिन बाबा साहब की फोटो हट गई है। जो लोग चुनाव में संविधान लिए हुए थे और बाबा साहब के फोटो लिए हुए थे, वो जीतने के बाद सब अयोध्या और राम मंदिर का मुद्दा भुना रहे। बाबा साहब और संविधान, अब मुद्दा बात ही नहीं हो रही उस पर कि उसकी वजह से आप जीत। देखिए ऐसा है, ये हमारी लड़ाई है, हमारा विचार है महापुरुषों का, इसको हमें लड़ना है। अब विकल्प नहीं था तो मजबूरी में इन पार्टी को वोट देना पड़ा। अब जब आज़ाद समाज पार्टी विकल्प के रूम में होगी तो कोई इनको वोट नहीं देने वाला। आप मेरी बात को याद रखना। और दूसरी बात मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूँ आपसे, जो आपने कहा कि भाई ये हट गया है और ये अब मुद्दा नहीं रहा, ये मुद्दा था, मुद्दा है और मुद्दा रहेगा जब तक ये मुद्दा हल नहीं होता। लेकिन अब क्योंकि जागरूकता बढ़ रही है तो बहुत समझदारी से हमें आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि वो सावधान रहें। नहीं, खेत की जुताई आपने की, सिंचाई आपने की, अब फसल काटने वाले लोग। फसल इसलिए काटे ना कि हम चाहते थे, विकल्प नहीं था ना। विकल्प की विहीनता में ये सब चीज़ें हुई। जब विकल्प जाएगा, आप देखना हमारा आदमी लड़ेगा तो वो उधर काहे का वोट दे। वो जाना था उनकी जो है, उनकी जो पुराने जो हैं उनके कार्य, उनको जाना था, उनकी जो सोच को जानते थे। जब इस देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हुआ, सब लोग समर्थन किए, कौन नहीं जानते? सब जाने थे। प्रमोशन रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दे दो, आई कोई सरकार दी नहीं है। तो इसका मतलब सब समझते हैं। जो चुनावी भाषण थे, अब उनसे सवाल पूछे जाएंगे, उन्होंने मुझे मैनिफेस्टो जारी किए थे, उन पर वो कितना काम करने वाले हैं। और आज आपने देखा, ये बल ही तो है संविधान का, कि अभी तो चंद्रशेखर आजाद पार्लियामेंट आया, देश के प्रधानमंत्री संविधान को नमन करते दिखे नहीं दिखे आपको? क्या आपसे पहले नमन किया पिछले 10 साल में? एक अम्बेडकरवादी आया ना अभी तक आपने अलग अलग विचारधारा के लोग सुना। आप जय भीम वालों को, जय मंडल वालों को, अम्बेडकरवादियों को आप पार्लियामेंट में सुनो, देखो कैसे बदलता है। आज का जो पूरा प्राइम मिनिस्टर का मैसेज था, उन्होंने जो फोटो शेयर की है, वो इस बात का उदाहरण है कि उन्होंने संविधान में आस्था व्यक्त की और उन्होंने कहा कि भाई हम संविधान के रक्षक हैं। तो ये बदलाव है, जिस बदलाव के लिए हम कह रहे थे। ये देखिए, अभी तो आज ही कदम पड़े, आज ही माहौल बदले। लोग बीजेपी को हटाने की बात कर रहे थे और उनको रोकना था चंद्रशेखर आजाद को। चंद्रशेखर आज़ाद ही रोक सकता है। अगर चंद्रशेखर आज ईमानदार से काम नहीं करेगा, घमंड रखेगा, लोगों से नहीं मिलेगा, लोगों की आवाज़ उठाए, तो खुद ही रुक जाएगा। कोलोजियम सिस्टम, जाति जनगणना, रिजर्वेशन में प्रमोशन में रिजर्वेशन, ये सारे मुद्दे हैं जो लोग संसद में नहीं उठाते हैं और वो आपका कोर मुद्दा रहा है। देखिए ना, आप देखिए, हम जब बोलेंगे तब मुद्दों बोलेंगे, हम धर्म पे नहीं बोलेंगे। हम नौजवानों के लिए रोजगार पे, महंगाई पे, प्रमोशन रिजर्वेशन पे, क्लोजम सिस्टम पे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पे, आरक्षण पे, जातिगत जनगणना पे। आपको पता है सबसे ज़्यादा चंद्रशेखर आजाद रिजल्ट के बाद सर्च किए गए? नहीं, मैं अपने काम में लगा हूँ, मुझे कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। आज हम दिल्ली में हैं। नहीं, सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है चंद्रशेखर आजाद। आपकी जीत के बाद लोगों ने सर्च किया आपके बारे में। तो वो चाहते थे बहुत दिनों से कि कोई अम्बेडकरवादी आए। अब उनको लगता है कि काशीराम साहब के बाद, बहन जी के बाद कोई अम्बेडकरवादी पार्लियामेंट में आया। उनको इस बात की खुशी है। मैं उनकी खुशी को दुगनी बढ़ा दूंगा। आगे आगे जब मैं काम करूँ, उनको उत्साह बढ़ेगा। आज मैं भी, मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों ने संघर्ष को जो है रूप दिया है, मैं उसको और मजबूत करूँगा। बीजेपी के खिलाफ आप लड़े हैं हमेशा से, उन्हीं की सरकार में 10 साल यूपी में और केंद्र में। तो कई लोग कह रहे हैं कि अब हो सकता है चंद्रशेखर उस तरफ चले जाएं, इस तरह की भी अफवाहें फैलाई जा रही है। अब आप जानते हैं, अफवाही फैला के तो मुझे लंबे समय तक रोका गया। अगर मैं पहले से मुझे अवसर मिले होते, तब तक तो देश में जो है संविधान विरोधी ताकतें जमींदज हो जाती है। मैं हमेशा से संविधान के साथ था
और मैं पद प्रतिष्ठा और किसी लाभ के लिए काम नहीं करता हूँ। अब चूंकि आपकी अहमियत पता चल गया है कि आपकी क्या अहमियत है बहुजन राजनीति में, शोषित वंचित समाज की राजनीति में, अब अगर ये लोग सम्मानजनक तरीके से आपको गठबंधन में बुलाएंगे, कल की कल देखेंगे। अब तो हमें जो आने वाले चुनाव हैं, उपचुनाव 10 के 10 सारे लड़ने हैं और अभी अकेले लड़ेंगे? हाँ, अपने दम पे लड़ेंगे। जब जनता हमें अपने दम पे मदद कर रही है तो फिर काहे को किसी के पास जाना। फिर हम बाकी जो जितने स्टेट में चुनाव आ रहे हैं, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, अपने दम पे, अपने लोगों के दम पे, अपने संगठन के दम पे लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। ऐसा हमें अपने ऊपर भरोसा है। ये एक बार मेरा वही सवाल रहेगा, चूंकि लोगों ने कहा है कि पूछिए कि आप, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपको पसंद करते हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, गरीब हैं, उनको लगता है कि अब वो संसद पहुंच गए हैं, अब सोशल मीडिया पर हम वीडियो डालेंगे, कहीं कोई ज्यादती होगी, कहीं तो वो आएंगे कि नहीं जितना आएंगे। समय लगेगा उतने समय में, अगर पार्लियामेंट के सेशन में नहीं हुआ तो जितना समय लगेगा उतने समय में वहीं पहुंचूंगा। साथ साथ पार्टी के संगठन काम को भी देश भर में चिंतन शिविर लगा के जो है लोगों को तैयार करने जाऊंगा। लेकिन जहाँ अन्याय होगा, और आप देखना कई जगह तो अन्याय करने वाले बहुत शांति से बैठ जाएंगे। अभी तो एक सीढ़ी चढ़ा हूँ, आप देखना काफ़ी ठंडक महसूस होगी आपको वातावरण में आने वाले समय में। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद है जिनका बड़प्पन है कि ये किसी कीमत पर बहुजन राजनीति को और बहुजन दलों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। अभी भी उनको लगता है कि हमें इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।